नमस्कार। आज की तारीख है 25 जून 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का टॉपिक भूगोल का टर्म है और भूगोल के टर्म में आज जो ये टॉपिक है वो है स्थानीय पौने। स्थानीय पौनों से आपने देखा होगा अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय पौने ये विश्व स्तर पर हम बात करेंगे क्योंकि भारत में इतनी स्थानीय पौने नहीं है कि 20 प्रश्न हम बना पाए। यहाँ बस एक लू ही चलती है, लू पर हम बात कर लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी हम पूरे विश्व की जो स्थानीय पौने हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और साथ में हम 22 प्रश्न इसके देखेंगे और साथ में हम 8 प्रश्न देखेंगे आज के करेंट अफेयर पे। टोटल 30 क्वेश्चन हम डेली देखते हैं, आज भी हम 30 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि स्थानीय पौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि पहले ही प्रश्न में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। और ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें लिखा है कि ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। बिल्कुल, कोई भी पवन कैसे चलती है। मान लीजिए कि एक यह स्थान है ए और एक यह स्थान है बी, ये दो स्थान है और इन दोनों स्थानों में टेम्परेचर में कुछ अंतर है। मान लीजिए यहाँ का बी का टेम्परेचर ए के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा। दोनों में तुलना कर रहे हैं तो अपेक्षाकृत जहां पे कम होगा वहां अपेक्षाकृत हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हो जाएगा और हाई प्रेशर का जो ये डेवलपमेंट होगा अपेक्षाकृत दूसरी जगह लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो जाएगा। और पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये जो पवनें हैं तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं, बिल्कुल सही है और ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ये पवनें क्षोभमंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं, बिल्कुल सही है। और ये स्थानीय क्षेत्र के तापमान पर प्रभाव डालती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पवन गर्म होगी, ठंडी होगी, जैसे भी होगी वो स्थानीय क्षेत्र के तापमान पर प्रभाव डालेगी। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं बी वाले कि ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। आप इसका नाम देखिए स्थानीय पवनें, और स्थानीय पवनें हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती हैं, ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये पहला प्रश्न था जिसमें बेसिक आपकी क्लियर करनी थी, इसलिए ऐसा टाइम इसमें हमने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है या पवन है। जैसे भी आपसे पूछ लिया जाए, हवा पवन वैसे तो ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन प्रश्न पूछने में कभी कभी कॉमन शब्दों का प्रयोग ऐसे कर लिया जाता है। तो कौन सी पवन है जो राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहती है, और इस पवन का नाम है चिनूक। चिनूक का जो अर्थ होता है वो अर्थ है हिमबक्षी, जो हिम को खा जाए। जो ये शब्द जो है ये रेड इंडियनों की भाषा से ग्रहित शब्द है और ये राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली एक गर्म पवन है। हिम को कैसे कोई खाएगा, जब गर्मी होगी, और गर्मी होगी तभी हिम पिघल जाएगा। तो गर्म है और शुष्क हवा है और दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक ये प्रवाहित होती रहती है और इसके प्रभाव से जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और शीतकाल में हरी भरी घासें यहां पर उगाती हैं और यही कारण है कि इसको हिमबक्षी कहा जाता है। पशुपालकों के लिए यह बहुत लाभदायक होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और जो बातें हैं उनको रिलेट कीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो ऐसी हो जाए कि दोबारा आप ना भूलें। अगला प्रश्न है, चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे, जैसे यहां पर चिनूक चल रही है, हिमबक्षी है, गर्म है, वैसे ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत ऐसे विस्तारित है तो इसका एक उत्तरी ढाल हुआ, एक दक्षिणी ढाल हुआ। यूरोप में आल्प्स पर्वत है ना, तो इसके उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा है जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। उस हवा का आपसे नाम पूछा जा रहा है। और आल्प्स पर्वत आपने देखा, अगर थोड़ा सा भी आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको टिक करिए, ये फान है। कौन सी हवा है? फान। ये चिनूक के समान ही है, ये आल्प्स पर्वत पे चलती है। आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल पर भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी ढाल अलग अलग करके पूछ लिया जाता है प्रश्न। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में होता है। कहां पर होता है? स्विट्जरलैंड में होता है और इससे भी बर्फ पिघल जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि चिनूक के समान है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट करने वाली गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा कौन सी है? सहारा के रेगिस्तान भाग के उत्तरी भाग से ये निकलती है
और ये इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। गर्म है, शुष्क है, रेत भरी है और इसका नाम है सिराको। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गर्म, शुष्क, रेत भरी है, रेगिस्तानी भाग से निकलती है तो धूल धक्कड़ साथ में रेत को लेकर जाएगी और इटली और स्पेन में ये प्रविष्ट होती है और वहां पर ये जाती है और इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी पवन है? सिराको। तो इसका जो प्रश्न है वो इस पे भी बन जाता है कि रक्त वर्षा कराने वाली पवन कौन सी है। इसका जो वनस्पतियों, कृषि, फलों के बागों, इन पर प्रभाव है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मिस्र में, लीबिया में, ट्यूनीसिया में और खम्स में सिराको के नाम से जानी जाती है। और वैसे ये अगर हम देखें मिस्र, लीबिया और ट्यूनीसिया में इसको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। और ये जो है मिस्र में किस नाम से जानी जाती है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो मिस्र में इसी को खमसिन कहते हैं। मैं लिखे दे रहा हूं, मिस्र में इसी को खमसिन कहते हैं। और लीबिया में इसको गिबली कहते हैं और ट्यूनीसिया में इसको चिली कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। तो मिस्र में खमसिन कहते हैं, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। ब्लैक रोलर स्थानीय पवन पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका के जो विशाल मैदान है वहां पर यह पवन चलती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो गर्म और धूल भरी है। गर्म है और धूल भरी ये पवन है। और जब गर्म होगी, धूल भरी होगी तो ये शुष्क भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पवन और देश का नाम यहां पर दिया हुआ है। पवन एक तरफ दी है, देश का नाम एक तरफ। योमा जापान में, बिल्कुल सही है। सामुन दक्षिण अफ्रीका में चलती है, यह भी बिल्कुल सही है। सामुन का अगर दक्षिण अफ्रीका में आपको, दक्षिण अफ्रीका, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामुन दक्षिण अफ्रीका गलत है। सामुन दक्षिण अफ्रीका में नहीं चलती है, सामुन ईरान और इराक में चलती है। ये मैं गलत बोल गया था, ईरान और इराक में चलती है। तो दूसरा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा ये गलत है। टेम्पोरल, ये जो है टेम्पोरल, ये मध्य अमेरिका में चलने वाली ये पवन है और मानसूनी हवा है। ये वहां की कैसी हवा है? मानसूनी हवा है। और जो सिमूम है, सिमूम जो है वो अरब के रेगिस्तान में चलती है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बी सही सुमेलित नहीं है। सामल, जो कि गर्म, शुष्क व रेतीली पवन है, गर्म है, शुष्क है और रेतीली पवन है, निम्नलिखित में से किस देश में नहीं प्रभावित होती है? अब यहां पर पूछा जा रहा है कहां नहीं प्रवाहित होती है, कहां पर नहीं चलती है। जो सामल पवन है ये इराक में चलती है, सामल पवन अरब में भी चलती है और ये चलने वाली जो पवन है ये ईरान में भी चलती है। ये चिली में नहीं चलती, ये थोड़ा अलग एरिया है ना। वैसे भी आप रीजनिंग के आधार पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी इसकी विशेषता गर्म और शुष्क होना और रेतीली होना है। सिस्टन पवन कहां और कब प्रवाहित होती है? एक पवन है सिस्टन। जो सिस्टन पवन है ये पूर्वी ईरान में प्रवाहित होती है। और पूर्वी ईरान में देखिए दो विकल्प है, ग्रीष्मकाल और शीतकाल। तो पूर्वी ईरान में ये ग्रीष्म काल में प्रवाहित होती है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधियों को किस नाम से जाना जाता है? खार्तूम एक स्थान है उत्तरी सूडान में, उसके समीप जो ये हवाएं चलती हैं, धूल भरी होती हैं, आंधी के समान ये चलती हैं, तेज यानी गति होती है इनकी, इनको हबूब के नाम से जाना जाता है। और इससे अगर ये धूल भरी होंगी, तेज चलेंगी तो आंधी की तरह, तो इससे जो दृश्यता है ना, विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। वहां पे अगर आप फंस गए तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियां हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काराबुरान जो है ये तारिम बेसिन में धूल भरी आंधी है, उत्तर पूर्व की ओर ये चलती है। और कोइम्बैंग पवन तंबाकू फसल के लिए बहुत लाभदायक है। पहले आप ये जानिए कि कोइम्बैंग है कहां। ये जैसे फान पवन होती है ना, उसी तरह जावा द्वीप में, इंडोनेशिया में ये चलने वाली पवन है कोइम्बैंग। कहां पर चलती है? इंडोनेशिया में। ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में चलती है। और इसकी विशेषताएं फॉन से मिलती हैं। फॉन की विशेषताएं आप देख लीजिए, वही विशेषताएं हैं। और ये तंबाकू की जो फसल होती है, तंबाकू की फसल के लिए ये नुकसानदायक होती है, ना कि लाभदायक होती है। तो इसका लाभदायक वाला स्टेटमेंट गलत है।
और पहला सही है, केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हरमट्टन पवन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। यहां पर एक स्पेशल पवन आपको दी गई है, हरमट्टन। हरमट्टन के बारे में पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली ठंडी और आर्द्र पवन है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्र तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो दिया है ठंडी और आर्द्र, तो ये ठंडी नहीं है हरमट्टान। हरमट्टान जो है ये गर्म पवन है, हॉट है ये, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो जब गिनी के तट पर ये पहुंचती है तो इसको डॉक्टर वाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल 2 सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है ब्रिक फिल्डर कनाडा में चलने वाली उष्ण व शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर जो है ये कनाडा में चलने वाली है उष्ण और शुष्क हवा है, ये कहा जा रहा है। जो ब्रिक फिल्डर है, ये पहले बात आप ध्यान से सोचिए, इसको पहला स्टेटमेंट का पहला हिस्सा देखिए। ब्रिक फिल्डर जो है, सॉरी, ब्रिक फिल्डर कनाडा में नहीं चलती है, ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। याद कर लीजिए इसी समय, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी ये उष्ण है और शुष्क है, ये इसकी विशेषता है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर चलती है और गर्म और शुष्क हवा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें सही हो जाएगा और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। केवल 2 यानी कि बी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। लू के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। लू के बारे में पहला स्टेटमेंट है यह उत्तर भारत में गर्मियों में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। यह उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलने वाली प्रचंड व शुष्क हवा है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह मार्च से जुलाई तक चलती है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मार्च से जुलाई तक नहीं चलती है, ये मई और जून में चलती है। मार्च से कहां लू स्टार्ट होती है? मई में और जून में, ये 2 मंथ हैं जिसमें इसका प्रकोप रहता है और टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ये भी बात सही है। गर्म हवा होती है, लू लग जाती है, दिक्कत हो जाती है, कई बार लोगों को एडमिट तक होना पड़ता है। तो आप लोग लू से बच के रहें फिलहाल। अब तो इस समय कोई इसका प्रकोप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया में चलने वाली सैंटा एना पवन की प्रकृति है, कैसी प्रकृति की ये हवा है? इसमें गर्म व शुष्क है कि गर्म व आर्द्र है, शीत व शुष्क है या बर्फीली है, कैसी है? तो सैंटा आना कैलिफोर्निया में चलती है, पहला स्टेटमेंट। पहला एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो रहा है कि कैलिफोर्निया में सैंटा आना चलती है और इसकी जो प्रवृत्ति है ये पूछी गई है, ये गर्म व शुष्क हवा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 प्रश्न आपके यहां से तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है। मिस्टल ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी में होकर चलती हैं या बहती हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। मिस्टल ठंडी हवा है, ध्रुवीय हवा है। आप ये ध्यान रखिए, जितनी भी हवाएं ध्रुवों की ओर से आएंगी वो नॉर्मली ठंडी होंगी, जो विषुवत रेखा की ओर से जाएंगी वो नॉर्मली गर्म होंगी। एक सामान्य प्रवृत्ति और एक सामान्य पैटर्न तो ये पाया जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही है, रोन नदी की घाटी से होकर ये बहती है। दूसरा है कि मिस्टल के आने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब ये जरा सा दिमाग लगाइए, अगर मिस्टल ठंडी ध्रुवीय हवाएं ये आपको पता है तो दूसरा स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया। अगर आपको पहला नहीं पता है तब तो ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है कि पहला सही है कि दूसरा, कुल मिला के दोनों नहीं सही होंगे। अगर ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं तो तापमान में वृद्धि नहीं होगी, कमी हो जाएगी। रीजनिंग लगाइए, दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इसके आने से तापमान में कमी हो जाती है क्योंकि ये ठंडी हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा एक शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर ये चलती है, इतना तो दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसका प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, यानी कि कंट्री दी हुई है। एक दिया हुआ है इटली, एक यूगोस्लाविया। 2 ऑप्शन फिर दिए हैं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोनों के दोनों में इसका प्रभाव है, इटली में भी और यूगोस्लाविया में, दोनों में इसका प्रभाव पाया जाता है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पवन की विशेषता दी हुई है कि ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, पोलर वाइंड्स हैं, और बर्फ के कणों से युक्त हैं, आइस पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं और इससे साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका ये प्रभावित होता है और इनके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, यानी कि बहुत ठंडी हवाएं हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र से आएंगी तो ठंडी होंगी। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर पवन की पहचान करनी है कि ये पवन कौन सी है। कभी आपने हिम झंझावत का नाम सुना है?
हिम झंझावत को ही अंग्रेजी में ब्लिजर्ड कहा जाता है और ये पवन ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड पवन के आने से ऐसा होता है, साइबेरियाई क्षेत्र में ये पाई जाती है, हिमांक से नीचे टेम्परेचर चला जाता है क्योंकि ये अति ठंडी होती हैं, और इसको पुरागा और बुरान के नाम से भी जाना जाता है। पुरागा और बुरान, ये दो नाम इसके हैं, पुरागा और बुरान, ये दो नामों से भी इसको जाना जाता है। ये स्थानीय नाम है। टुंड्रा प्रदेश में इसको पुरगा कहा जाता है, कहीं कहीं पुरगा लिखा भी आपको मिल जाएगा, और बुरान कहा जाता है साइबेरियाई क्षेत्र में इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है या असुमेलित युग्म है? स्थानीय पवन और देश दिए हुए हैं। वीरासेन पवन, वीरासेन पवन पेरू में बहती है, बिल्कुल सही है, पाई जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है, दूसरा ऑप्शन है कि ये जो है दक्षिणी ब्रस्टर, ये दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया दिया हुआ है। जो दक्षिणी ब्रस्टर है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ना कि ऑस्ट्रिया में, ये ध्यान दीजिएगा। ये ऑस्ट्रिया यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है यहां पर। अगर न्यू साउथ वेल्स दे देता तब भी सही हो जाता, और अगर ऑस्ट्रेलिया दे देता तब भी सही हो जाता। तो यहां पर जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है कि ये जो एरिया है ये न्यू साउथ वेल्स का एरिया है जहां पे दक्षिणी ब्रस्टर चलती है। ऑस्ट्रेलिया दिया होता तो सही हो जाता। ऐसे करीबी नाम, ऐसे कंफ्यूजिंग नाम आपको कई बार दिए जाते हैं। तीसरा है बाइज फ्रांस, तो बाइज फ्रांस में प्रवाहित होती है और बहुत ठंडी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और बिरासेन जो है ये समुद्री तट पर के किनारे चलने वाली हवा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लेवांटर, लेवांटर जो है ये दक्षिणी स्पेन में है, और दक्षिणी स्पेन में ये बहुत ही शक्तिशाली पवन है और ठंडी पवन है। ये भी क्या है, कोल्ड है, और बाइज जो है ये भी कोल्ड है। ठीक है, और दूसरा ये गलत है, दक्षिणी ब्रस्टर ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली, ये भी ठंडी ही है। ठीक है, और पहली जो है वो समुद्री तटीय पवन है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पैम्पेरो पवन प्रवाहित होती है, कहां पर प्रवाहित होती है? पैम्पेरो का अगर आपने नाम सुना होगा तो अर्जेंटीना के साथ में इसको कई बार पूछा गया है। अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, चिली में भी ये प्रवाहित होती है, और उरुग्वे में भी ये प्रवाहित होती है। तो ये तीनों के तीनों में प्रवाहित होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी में प्रवाहित होती है। पैम्पेरो 3 अक्षरों से ये नाम बना है, और आप इसको याद कर लीजिए, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, तीनों में ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्टे, नार्वे नहीं है ये, नार्टे, नार्टे नामक स्थानीय पवन कहां प्रवाहित होती है? कौन सा वो देश है जहां पर ये प्रवाहित होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ये ध्रुवीय पवन है नार्टे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवनों को नार्दर्न या नॉर्दर्न, दो शब्द इसके लिए प्रयुक्त होते हैं, नार्दर या नॉर्दर्न, ये दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये पौने कहा जाता है, नार्दर पौने या नॉर्दर्न पौने। तो ये नार्टे जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट फिर हैं अगले प्रश्न में, पैम्पेरो अर्जेंटीना, चिली व उरुग्वे में बहने वाली तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। यहां पर विशेषताओं के साथ आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। पैम्पेरो जो है अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में बहने वाली ये हवाएं हैं और तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है ग्रेगाले, दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मध्यवर्ती भाग में बहने वाली ग्रीष्मकालीन पवनें हैं। अब यहां पर जो ग्रेगाले है ये दक्षिण यूरोप के मध्यवर्ती जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं उनके मध्यवर्ती भाग में तो बहती है, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन नहीं है, ये कैसी है, शीतकालीन है। तो दूसरा यहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेक्स्ट है असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। आज के टॉपिक का ये अंतिम प्रश्न है, फिर करंट अफेयर पे हमको चलना है। पवन और क्षेत्र यहां पर दिया हुआ है, अभी तक देश आपसे पूछा जाता था, अब क्षेत्र दिया है। पहली पवन है जूरन, जूरन पवन जूरा पर्वत क्षेत्र, बिल्कुल सही है। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली पवन है, ये भी बिल्कुल सही है। पुना, पुना में दिया हुआ है एंडीज क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। और पापागायो, पापागायो में दिया है ऑस्ट्रेलियाई तट। पापागायो जो ये पवन है ये ऑस्ट्रेलियाई तट नहीं, ये मैक्सिको के तट पर, मैक्सिको की स्थिति आपको पता है, लोकेशन आपको पता है, यूएसए से जब आप साउथ में जाएंगे तो मैक्सिको पड़ेगा, तो मैक्सिको के तट पर ये चलने वाली तीव्र शुष्क व शीतल पवन है। तो डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं
आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि शस्त्र व्यापार संधि, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, कल एटीटी के बारे में हमने बात किया था कि चाइना इस पे साइन करने जा रहा है, तो उनके संबंध में दो कथन है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल भी मैंने इसकी व्याख्या की थी, तब बताया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 24 दिसंबर 2014 से लागू इस संधि पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो भारत इसका सिग्नेचरी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। और जो ये संधि है ये 2 अप्रैल 2013 को अपनाई गई थी और लागू हुई थी 24 दिसंबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो, जिसका लगभग सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है हरियाणा। जियो के साथ इसका समझौता हुआ है और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए देश भर के स्कूलों में मार्च 2020 के महीने में बंद करके अब इसको कब खोला जाएगा, अभी अनिश्चित काल तक ये योजना बनाई गई है कि जब कोविड-19 का कहर शांत हो जाएगा तभी इसको खोला जाएगा, कोरोना कहर जो चल रहा है। तो ऐसे में हरियाणा गवर्नमेंट ने ये निश्चय किया है कि इसके साथ मिलकर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो ऑनलाइन स्टडी है इस मामले में वास्तव में सेफ है। सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं लेकिन हम आप मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही मिल लेते हैं लेकिन मिल तो सकते हैं, और अगर हम केवल ऑफलाइन होते तो नहीं मिल पाते। हाँ, अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बीओ की तैयारी में भी आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, मुझे यहाँ पर याद आया। और हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है बीओ पीटी श्योर सीरीज। बीओ पीटी श्योर सीरीज जो है इसमें आपको कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, साथ में 10 टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, और जो हमने मॉक टेस्ट बीओ की डिस्कस किए थे उसका पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा। अगस्त तक का आपको करंट अफेयर, नवंबर से अगस्त तक का मिलेगा। बाकी और बहुत सारी गाइडेंस सामग्री जो है वो हमारी तरफ से आपको दी जाएगी बहुत कम पैसे में। 499 रुपये में ये कोर्स हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो 6307281212 पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, कोई दबाव नहीं है, या आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको इसकी जरूरत है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग तो इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन करते हैं मेरा, कि मैं जो एनर्जी है उससे लबालब भरा रहता हूं, और ये जितना ज्यादा हमको मिलता रहेगा मैं उतने अच्छे से काम कर पाऊंगा, हमारी टीम काम आपके लिए कर पाएगी। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी टिड्डे को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कौन सा देश है जो ड्रोन का उपयोग करने जा रहा है रेगिस्तानी टिड्डे को कंट्रोल करने के लिए? और ये जो देश है वो कोई दूसरा देश नहीं है, वो अपना देश भारत है। ठीक है, भारत ऐसा करने जा रहा है और इसका परीक्षण राजस्थान के अजमेर में किया जा चुका है, कई परीक्षण किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो उपकरण होगा इसमें मतलब जो टिड्डी नियंत्रण के लिए स्वदेशी व्हीकल माउंटेड कुछ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्पेयर का प्रयोग किया जाएगा, और इसकी डेवलपमेंट की जो पहल है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, पहल की जा चुकी है। अब जितनी जल्दी ये हो पाए उतनी जल्दी इसको प्रसारित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टिड्डे जो हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम आप जानते हैं, और ये कल्याणकारी जो हमारी शाखा है अर्थशास्त्र की उससे ये संबद्ध हैं, और इनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है, भारत का नाम ऊंचा किया है, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता। इनको जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, और 86 ईयर के हैं ये, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन अब भी ये खूब काम करते हैं, है ना। और वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर अपने दशकों से काम के लिए इनको जाना जाता है। और जर्मन पब्लिशर्स एवं बुक सेलर्स एसोसिएशन बोसन वेरीन ने पुरस्कार का गठन किया था, और कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र की शाखा है कल्याण अर्थशास्त्र, उसी के क्षेत्र में इनका अमर्त्य सेन जी का महत्वपूर्ण कार्य है। और इनका जन्म 1933 में 3 नवंबर को बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये सब आपका रिवाइज हो गया। 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है, और कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान आपको रखना है। ये प्रश्न जब चर्चा में कोई आता है तो पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न, किस आईआईटी के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में नाविक जीपीएस के लिए एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का डेवलपमेंट किया, ध्रुव का विकास किया है? और ये छात्र हैं आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का विकास किया है, जो नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों के किसी भी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये नाम आईआईटी बॉम्बे का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बना? ये तिथि आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 17 जून 2020 को बना है। और 17 जून 2020 को जो ये बनाया गया है, अभी ये चर्चा में इसलिए बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि एक ये जान लीजिए कि 184 देशों ने, 192 में से 184 देशों ने वोटिंग भारत के पक्ष में की। और दूसरी बात यह है कि अभी आरआईसी की जो बैठक चल रही है ना, रूस, इंडिया और चाइना की विदेश मंत्रियों की बैठक में, अभी उसमें यह बात हो रही है कि इसको अस्थायी सदस्यता भारत को देनी चाहिए। चीन भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है क्योंकि जो हम इसकी नकेल कस रहे हैं व्यापारिक गतिविधियों को लेकर, तो ये अपनी औकात में आ जाएगा। और वास्तव में किसी का अगर खर्चा पानी रोक दिया जाए, किसी के पैसे पे पाबंदी लगा दी जाए, तो उसका दिमाग ठिकाने लग जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये आप जानिएगा 17 जून 2020 को। बाकी एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था कि अभी रसिया हमारे राजनाथ सिंह गए थे, हमारे रक्षा मंत्री, और उन्होंने वहां जो 75वीं वर्षगांठ रसिया मना रहा है जर्मनी विजय के उपलक्ष्य में, जर्मनी पे जो जीत दर्ज की थी द्वितीय विश्व युद्ध के मामले में, उसमें भी शामिल हुए हैं। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया? लखनऊ वाला एयरपोर्ट आप मत यहाँ पे टिक कीजिएगा, खैर यहाँ पे ऑप्शन में भी मैंने नहीं रखा है। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है, और लखनऊ एयरपोर्ट तो पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही है। और अंतिम प्रश्न है, पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। पासपोर्ट आप जानते हैं, पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है ये आपको पता है, बाकी नहीं जानते होंगे तो गूगल करके देख लीजिएगा। और ये अब जो समय है हमारा समाप्त होता है, ये क्लास कंप्लीट हो रही है। फिर हम मिलेंगे कल किसी एक नए टॉपिक के साथ। कल जिस सब्जेक्ट का टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शेड्यूल दिया जा चुका है। बाकी आपको कोई परेशानी है, कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट करें। हाँ, और एक सूचना आपको और देनी है, ये डेली 30 या मॉर्निंग जीके या जो भी आईएएस प्रेप की रेगुलर क्लासेज हैं, वो हमारे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक वीडियोस का कॉलम है, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको बार बार यूट्यूब खोल के डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आईएएस प्रेप एकेडमी जो ऐप है, इस ऐप पर हम सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो रेगुलर 2 क्लासेस हैं, ये रोज आपको वहां पर मिल जाएंगी। और उसमें नीचे आप जाएंगे, वीडियोस का कॉलम मिलेगा आपको। वीडियोस में आप जो वीडियो लेक्चर को क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आपको बनी मिलेगी, वहां से आप इसको डेली कर सकते हैं। आज से ये स्टार्ट हुआ है। आप लोग ऐप को अपने मोबाइल में रखिए, वहां पे सारे कोर्स भी मिलेंगे, न्यूज़पेपर तो उसमें है ही है, और ये क्लासेस भी वहीं पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।